हेलो दोस्तों। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पूरी जिंदगी सिर्फ किस्मत को दोष देते रह जाते हैं, और दूसरे वो जो अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखना जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जो एक इंसान को फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा देता है? आखिर क्यों थॉमस एडिसन हजारों बार फेल होने के बाद भी बल्ब बना पाए? और कैसे एक मामूली भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी एडविन सी बार्न्स बिना एक भी पैसे के दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक का पार्टनर बन गया? दोस्तों, गरीबी सिर्फ जेब में नहीं, पहले दिमाग में आती है। और अमीरी की शुरुआत भी बैंक बैलेंस से नहीं, एक विचार से होती है। नेपोलियन हिल की ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच महज एक कागज का ढेर नहीं है। ये वो नक्शा है जिसे पढ़कर पिछले 100 सालों में करोड़ों लोग साधारण से असाधारण बने हैं। अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट होने वाले हैं, क्योंकि आज आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि आप उस गुप्त फॉर्मूले को जीना सीखेंगे जो आपको वो सब कुछ दिला सकता है जिसका आपने सपना देखा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी बारी है सोचने की और अमीर बनने की। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। अध्याय 1, तीव्र इच्छा, सफलता की पहली सीढ़ी। सफलता की शुरुआत एक साधारण चाहत या काश ऐसा होता जैसे सपनों से नहीं होती। हिल समझाते हैं कि सफलता के लिए आपके भीतर एक बर्निंग डिजायर अर्थात तीव्र इच्छा होनी चाहिए। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां आपकी इच्छा एक जुनून बन जाती है जो आपके हर विचार और कार्य पर हावी रहती है। जब आप अपने पीछे के सारे पुल जला देते हैं और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते, तब आपके पास केवल आगे बढ़ने और जीतने का ही विकल्प बचता है। एडविन सी बार्न्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने थॉमस एडिसन का पार्टनर बनने की इतनी तीव्र इच्छा रखी कि उन्होंने उसे हकीकत में बदल दिया। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में एक व्यावहारिक 6 चरणों वाला फॉर्मूला दिया है जो मानसिक ऊर्जा को भौतिक धन में बदलता है। पहला, आपको निश्चित राशि तय करनी होगी। दूसरा, यह तय करें कि उस पैसे के बदले में आप क्या देने को तैयार है। तीसरा, एक निश्चित तिथि निर्धारित करें। चौथा, एक ठोस योजना बनाएं और तुरंत शुरू करें। अंत में इन सबको एक लिखित बयान के रूप में लिखें और उसे दिन में 2 बार जोर से पढ़ें। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को उस लक्ष्य के लिए तैयार करती है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में क्षणिक विफलता मिलना निश्चित है। लेकिन एक सफल व्यक्ति वह है जो इन विफलताओं को अंत नहीं, बल्कि अपनी योजना में सुधार करने का एक संकेत मानता है। हिल कहते हैं कि एक छोड़ने वाला कभी नहीं जीतता और एक जीतने वाला कभी नहीं छोड़ता। जब आप अपनी इच्छा के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि ना सुनना आपके लिए कोई विकल्प नहीं रह जाता, तो पूरी प्रकृति आपकी मदद करने लगती है। अध्याय के अंत में यह स्पष्ट किया गया है कि हमारी इच्छाएं केवल तभी फल देती है जब हम उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन में गहराई तक उतार देते हैं। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में बार बार सोचते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उन अवसरों और लोगों को पहचानना शुरू कर देता है जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम जो कुछ भी अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और जिस पर विश्वास कर सकते हैं, उसे हम हासिल भी कर सकते हैं। अध्याय 2, विश्वास अर्थात अपनी इच्छा की प्राप्ति का दर्शन। विश्वास वह मानसिक शक्ति है जो हमारे साधारण विचारों को आध्यात्मिक शक्ति में बदल देती है। हिल के अनुसार विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हो जाती है, बल्कि इसे आत्मसुझाव के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। जब हम अपने अवचेतन मन को बार बार यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे, तो हमारा मस्तिष्क उसे एक आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है। विश्वास वह अमृत है जो विचार को जीवन, शक्ति और कार्य करने की प्रेरणा देता है। केवल शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है। विश्वास तब प्रभावी होता है जब उसमें भावना जुड़ी हो। यदि आप अमीर बनने का विचार करते हैं, लेकिन मन ही मन गरीबी का डर रखते हैं,
तो आपका अवचेतन मन उसी डर को हकीकत बना देगा। हिल समझाते हैं कि विश्वास एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे आप जानबूझकर पैदा कर सकते हैं। जब आप अपनी इच्छा को इस तरह महसूस करते हैं जैसे कि वह पहले ही पूरी हो चुकी है, तो आप ब्रह्मांड की असीमित बुद्धिमत्ता से जुड़ जाते हैं जो आपको सफलता के रास्ते दिखाने लगती है। इस अध्याय का एक क्रांतिकारी विचार यह है कि जिसे लोग दुर्भाग्य या बुरी किस्मत कहते हैं, वह अक्सर उनके अपने नकारात्मक विचारों का परिणाम होता है। यदि आप खुद को अभागा या असफल मानते हैं, तो आपका विश्वास उसी दिशा में काम करने लगता है। इसके विपरीत, यदि आप अपनी असफलताओं को केवल एक क्षणिक पड़ाव मानते हैं और जीत का अटूट विश्वास रखते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति आपके लिए अनुकूल अवसर पैदा करना शुरू कर देती है। विश्वास ही वह एकमात्र शक्ति है जो डर और संदेह के भूतों का नाश कर सकती है। हिल इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि विश्वास एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। अपने लक्ष्य को लिखित रूप में सामने रखना, उसे पूरी श्रद्धा के साथ हर दिन पढ़ना और अपनी कल्पना में खुद को सफल होते देखना ही विश्वास की आधारशिला है। जब मनुष्य का मन पूरी तरह से इस बात पर यकीन कर लेता है कि उसका लक्ष्य प्राप्त करना निश्चित है, तो उसे योजनाएं और साधन अपने आप सूझने लगते हैं। अंततः विश्वास वह चुंबकीय शक्ति है जो आपके लक्ष्य को आपकी ओर खींचती है। अध्याय 3, आत्मसुझाव अर्थात अवचेतन मन को प्रभावित करने का माध्यम। आत्मसुझाव वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने पांचों इंद्रियों के जरिए अपने मन तक पहुंचते हैं। हिल इसे एक ऐसे दरबान की तरह बताते हैं जो यह तय करता है कि कौन से विचार हमारे अवचेतन मन की उपजाऊ भूमि में बोए जाएंगे। सरल शब्दों में, आत्मसुझाव खुद को दिया गया एक निर्देश है। हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। यदि हम इसमें जानबूझकर सफलता और अमीरी के बीज नहीं बोएंगे, तो इसमें नकारात्मकता और विफलता की जंगली घास अपने आप उग आएगी। सिर्फ शब्दों को पढ़ लेना या बोल देना पर्याप्त नहीं है। इस अध्याय का मूल मंत्र यह है कि आपके शब्दों में भावना और विश्वास का मिश्रण होना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों को दोहराते हैं, तो आपको उन्हें इस तरह महसूस करना चाहिए जैसे वे वर्तमान में सच हो चुके हों। बेमन से कहे गए शब्द अवचेतन मन को प्रभावित नहीं करते। बार बार दोहराने से एक विचार मानसिक आदत बन जाता है और अंततः वह विश्वास में बदल जाता है जो हमारे कार्यों को सही दिशा देने लगता है। हिल इस अध्याय में एकाग्रता पर बहुत जोर देते हैं। वे सुझाव देते हैं कि जब आप अपनी लिखित योजना या लक्ष्य को पढ़ें, तो अपनी आंखें बंद करके उस धन या सफलता की मानसिक छवि को स्पष्ट रूप से देखें। इसे विजुअलाइजेशन कहा जाता है। जब आप अपनी मानसिक आंखों से उस लक्ष्य को देख लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस विचार को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ देता है। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को उन योजनाओं और रास्तों के प्रति संवेदनशील बना देती है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। अध्याय के अंत में हिल एक व्यावहारिक निर्देश देते हैं। अपने लक्ष्य के लिखित बयान को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले पढ़ सकें। इसे तब तक करते रहें जब तक कि आप अपनी कल्पना में उस सफलता को हकीकत नहीं मान लें। आत्मसुझाव कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो आपके मस्तिष्क को सफलता की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देता है। जब आपका पूरा अस्तित्व एक ही विचार से भर जाता है, तो सफलता का मिलना अनिवार्य हो जाता है। अध्याय 4, विशेष ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। हिल स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान दो तरह का होता है, सामान्य और विशेष। सामान्य ज्ञान, चाहे वह कितना ही विशाल क्यों न हो, धन संचय करने में बहुत कम काम आता है। दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के पास अपार सामान्य ज्ञान होता है, लेकिन वे अक्सर आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होते। ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक उसे एक निश्चित योजना के माध्यम से सफलता और धन के निश्चित लक्ष्य की ओर संगठित और निर्देशित नहीं किए जाए। असल शक्ति उस ज्ञान को लागू करने की क्षमता में छिपी है। अमीर बनने के लिए आपको किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ कैसे किया जाता है,
बल्कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपको जिस जानकारी की आवश्यकता है उसे कहाँ से और कैसे प्राप्त करना है। हिल कहते हैं कि हेनरी फोर्ड शिक्षित नहीं थे, लेकिन वे एक सफल व्यक्ति थे क्योंकि उनके पास ऐसे लोगों का समूह था जिनके पास वह सारा विशेष ज्ञान था जिसकी फोर्ड को जरूरत थी। एक सफल व्यक्ति वह है जो जानता है कि ज्ञान को कैसे खरीदा जाए और उसे अपने उद्देश्य के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए औपचारिक शिक्षा की डिग्री होना अनिवार्य नहीं है। आप इसे व्यक्तिगत अनुभव, सार्वजनिक पुस्तकालयों, ऑनलाइन कोर्सेज या सफल लोगों के साथ मेलजोल से प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप सीखना कभी बंद नहीं करें। जो व्यक्ति स्कूल या कॉलेज छोड़ने के बाद पढ़ना और सीखना बंद कर देता है, वह औसत दर्जे का ही रह जाता है। सफलता के लिए निरंतर ज्ञान प्राप्त करना और उसे अपनी कार्ययोजना में ढालना एक निवेश की तरह है जो भविष्य में भारी मुनाफा देता है। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि ज्ञान केवल एक संभावित शक्ति है। यह तभी वास्तविक शक्ति बनती है जब आप इसे कार्यों में बदलते हैं। अपनी सेवाओं, विचारों या उत्पादों को बेचने के लिए आपको विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपनी कल्पना का उपयोग करके अपने विशेष ज्ञान को एक बेहतर सेवा में बदल देते हैं, तो आप अपनी खुद की कीमत तय कर सकते हैं। याद रखें, दुनिया आपको इस बात के पैसे नहीं देती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बात के पैसे देती है कि आप उस ज्ञान के साथ क्या करते हैं। अध्याय 5, कल्पना मन की कार्यशाला। हिल कहते हैं कि कल्पना वह कार्यशाला है जहां इंसान की सभी योजनाएं तैयार की जाती है। जो कुछ भी इंसान आज तक हासिल कर पाया है या बना पाया है, वह पहले किसी के दिमाग में एक कल्पना के रूप में ही जन्मा था। कल्पना दो प्रकार की होती है, सिंथेटिक कल्पना, जिसमें हम पुराने विचारों और योजनाओं को नए तरीके से जोड़ते हैं, और क्रिएटिव कल्पना, जिसके माध्यम से हमें सीधे ब्रह्मांडीय बुद्धि से नए और क्रांतिकारी विचार मिलते हैं। जैसे शरीर की मांसपेशियां इस्तेमाल नहीं करने पर कमजोर हो जाती है, वैसे ही कल्पना की शक्ति भी निष्क्रिय रहने पर धूमिल पड़ सकती है। इसे पुनर्जीवित करने का एकमात्र तरीका इसका उपयोग करना है। हिल सलाह देते हैं कि आप अपनी इच्छा को एक लिखित योजना में बदलने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग शुरू करें। आप जितना अधिक अपनी कल्पना का उपयोग समस्याओं के समाधान खोजने और नई योजनाएं बनाने में करेंगे, यह उतनी ही अधिक सटीक और शक्तिशाली होती जाएगी। इस अध्याय का एक प्रमुख सबक यह है कि विचार को हकीकत में बदलने के लिए कल्पना की जरूरत होती है। हिल कई सफल लोगों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने एक साधारण विचार को अपनी कल्पना के जरिए एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। विचार की अपनी कोई निश्चित कीमत नहीं होती, लेकिन जब एक कुशल कल्पनाशील व्यक्ति उस विचार को हाथ में लेता है, तो वह उसे करोड़ों की संपत्ति में बदल सकता है। धन के पीछे हमेशा एक मास्टर प्लान होता है, और उस प्लान के पीछे हमेशा कल्पना होती है। कल्पना केवल सपने देखना नहीं है, बल्कि सपनों को हकीकत में उतारने का खाका तैयार करना है। जब आपकी तीव्र इच्छा कल्पना के साथ मिलती है, तो वह एक कार्ययोजना का रूप ले लेती है। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी कल्पना को स्पष्ट लक्ष्यों पर केंद्रित करें। जब आप यह कल्पना करने लगते हैं कि आप पहले से ही सफल हो चुके हैं और उस सफलता के मार्ग की बाधाओं को मन में ही सुलझा लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको वे विचार देना शुरू कर देता है जो आपको भौतिक सफलता तक ले जाएंगे। अध्याय 6, सुव्यवस्थित योजना अर्थात इच्छा को कार्य में बदलना। हिल के अनुसार कोई भी व्यक्ति अकेले इतना ज्ञान, अनुभव और क्षमता नहीं रख सकता कि वह एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर सके। सफलता के लिए आपको एक मास्टरमाइंड समूह बनाने की आवश्यकता होती है। यह उन लोगों का समूह है जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करना चाहिए जिनके पास वह हुनर या जानकारी हो जो आपके पास नहीं है। याद रखें, दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अपनी इच्छा को धन या सफलता में बदलने के लिए आपको एक स्पष्ट और व्यावहारिक योजना बनानी होगी। लेकिन हिल चेतावनी देते हैं कि आपकी पहली योजना शायद पूरी तरह सफल नहीं हो।
यदि आपकी पहली योजना विफल हो जाती है तो हार नहीं माने। अपनी विफलता को एक संकेत माने कि आपकी योजना अधूरी थी। एक नई योजना बनाएं और फिर से शुरू करें। अधिकांश लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उनके पास अपनी विफल योजनाओं को बदलने के लिए धैर्य और नई योजना बनाने की दृढ़ता नहीं होती। इस अध्याय में हिल ने नेतृत्व के 11 महत्वपूर्ण गुणों और नेतृत्व की विफलता के 10 कारणों का विस्तार से वर्णन किया है। वे कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, नेता और अनुयायी। एक अनुयायी होना बुरा नहीं है, लेकिन एक बुद्धिमान अनुयायी वह है जो अपने नेता से सीखकर जल्द ही खुद एक नेता बन जाता है। एक महान नेता के पास प्रबल साहस, आत्मनियंत्रण, न्याय की भावना और अपनी योजनाओं पर पूर्ण पकड़ होनी चाहिए। हिल सफलता के लिए एक प्रभावी फॉर्मूला देते हैं: क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पिरिट। आप जो सेवा दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, उसकी मात्रा और काम करने की भावना सकारात्मक होनी चाहिए। जब आप इन तीनों का संतुलन बनाए रखते हैं तो आप अपनी सेवाओं की ऊंची कीमत वसूल सकते हैं और स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सुव्यवस्थित योजना का अर्थ है अपने समय और प्रतिभा को इस तरह व्यवस्थित करना कि वे अधिकतम परिणाम दे सकें। अध्याय 7, निर्णय, टाल मटोल पर विजय पाना। हिल ने 25,000 से अधिक असफल लोगों और सैकड़ों सफल लोगों का विश्लेषण करने के बाद पाया कि टाल मटोल विफलता का सबसे बड़ा कारण है। सफल लोग वे होते हैं जो जल्द ही निर्णय लेते हैं और यदि उन्हें बदलना हो तो बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। इसके विपरीत जो लोग असफल होते हैं वे निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और अपने निर्णयों को बहुत जल्दी और बार बार बदलते हैं। एक निश्चित निर्णय में वह शक्ति होती है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। अधिकांश लोग अपने निर्णय दूसरों की राय के आधार पर लेते हैं। हिल चेतावनी देते हैं कि राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है। यदि आप अपने निर्णय लेने के लिए दूसरों की बातों, अखबारों या रिश्तेदारों की सलाह पर निर्भर है तो आप कभी सफल नहीं होंगे। एक सफल व्यक्ति अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करता है और केवल अपने मास्टरमाइंड समूह पर भरोसा करता है। अपने इरादों को गुप्त रखें और उन्हें दुनिया को बताने के बजाय अपने कार्यों से जाहिर करें। बड़े निर्णय लेने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता की घोषणा जैसे ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए हिल समझाते हैं कि कैसे एक निश्चित निर्णय ने पूरे देश का भाग्य बदल दिया। जब आप एक बार यह तय कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए तो पीछे हटने का विचार भी मन में नहीं लाए। आपकी निर्णय लेने की क्षमता ही यह तय करती है कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या भीड़ का नेतृत्व करेंगे। निर्णय लेना केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड को एक संकेत भेजना है कि आप तैयार हैं। जब आप एक निश्चित निर्णय लेते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा उस एक दिशा में केंद्रित हो जाती है। टाल मटोल करने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी शक्तियों को संगठित नहीं कर पाता। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत इस दृढ़ निश्चय से करें कि आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। अध्याय 8, दृढ़ता, विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास। हिल के अनुसार दृढ़ता वह आवश्यक तत्व है जो चरित्र के लिए वैसा ही काम करती है जैसा लोहे के लिए कार्बन करता है। अधिकांश लोग अपनी पहली बाधा या असफलता मिलते ही अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं, लेकिन विजेता वही बनता है जो तब भी टिका रहता है जब सारी परिस्थितियां विपरीत हों। दृढ़ता वास्तव में इच्छाशक्ति और तीव्र इच्छा का मेल है। यदि आपकी इच्छा पर्याप्त रूप से तीव्र है तो आप में स्वाभाविक रूप से दृढ़ता आ जाएगी। हिल ने इस अध्याय में उन कारणों का विश्लेषण किया है जिनकी वजह से लोग पीछे हट जाते हैं। इनमें प्रमुख है टाल मटोल करना, विशेषज्ञ ज्ञान की कमी, दूसरों की आलोचना का डर और खुद के लिए बहाने बनाना। आलोचना का डर सबसे घातक है क्योंकि यह व्यक्ति की कल्पना को नष्ट कर देता है और उसमें आत्मविश्वास की कमी पैदा करता है। सफल लोग जानते हैं कि हर असफलता अपने साथ सफलता का एक बराबर बीज लेकर आती है, बस उस बीज को दृढ़ता के पानी से सींचने की जरूरत होती है। दृढ़ता कोई जन्मजात गुण नहीं है,
इसे इन 4 चरणों से विकसित किया जा सकता है। एक निश्चित उद्देश्य जिसे पूरा करने की तीव्र इच्छा हो। एक निश्चित योजना जिसे निरंतर कार्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाए। एक ऐसा मन जो सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले सुझावों के लिए पूरी तरह बंद हो। एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण गठबंधन जो आपको आपकी योजना और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। दुनिया के महानतम आविष्कारों और व्यवसायों का इतिहास उन लोगों की कहानियों से भरा है जिन्होंने तब भी हार नहीं मानी जब सबने उन्हें पागल या असफल कहा था। हिल स्पष्ट करते हैं कि सफलता उन लोगों के पास आती है जो सफलता के प्रति सचेत होते हैं। दृढ़ता आपके अवचेतन मन को यह संदेश देती है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं और अंततः परिस्थितियां आपकी इच्छा के आगे झुकने पर मजबूर हो जाती है। अध्याय 9 मास्टरमाइंड की शक्ति। हिल सफलता के लिए शक्ति को अनिवार्य मानते हैं। उनके अनुसार शक्ति का अर्थ है संगठित और बुद्धिमानी से निर्देशित ज्ञान। आप चाहे कितने ही प्रतिभाशाली क्यों न हों, अकेले आपकी शक्ति सीमित है। बड़ी सफलता और धन संचय करने के लिए आपको ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जिसे केवल अन्य लोगों के सहयोग और तालमेल से ही प्राप्त किया जा सकता है। मास्टरमाइंड वह माध्यम है जिससे आप दूसरों के अनुभव, शिक्षा और प्रभाव का उपयोग अपने लक्ष्य के लिए कर सकते हैं। मास्टरमाइंड के 2 प्रमुख पक्ष होते हैं। पहला है आर्थिक पक्ष, जहां आप उन लोगों की सलाह और सहयोग लेते हैं जो आपको आपके व्यवसाय या करियर में लाभ पहुंचा सकते हैं। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक पक्ष। हिल का मानना है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग सद्भाव के साथ एक निश्चित उद्देश्य के लिए मिलते हैं तो वहां एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है जिसे तीसरा मस्तिष्क कहा जा सकता है। यह सामूहिक ऊर्जा व्यक्तिगत क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। हिल एंड्रयू कार्नेगी का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने स्वीकार किया था कि उनका सारा ज्ञान और संपत्ति उनके मास्टरमाइंड समूह की देन थी। उनके पास लगभग 50 लोगों का एक समूह था जिनका उद्देश्य स्टील का उत्पादन और विपणन करना था। इसी तरह हेनरी फोर्ड ने अपनी शुरुआती विफलता के बाद जब थॉमस एडिसन और अन्य महान दिमागों के साथ संपर्क बढ़ाया, तब उनकी सफलता की गति तेज हुई। यह अध्याय सिखाता है कि आपको खुद को ऐसे लोगों से घेरना चाहिए जो आपको ऊपर उठा सकें और आपको चुनौती दे सकें। मास्टरमाइंड समूह की सफलता के लिए सबसे बड़ी शर्त पूर्ण सद्भाव है। यदि समूह के सदस्यों के बीच अहंकार, ईर्ष्या या मतभेद होंगे तो वह शक्ति बिखर जाएगी। एक सफल मास्टरमाइंड समूह वही है जहां सभी सदस्य एक साझा लक्ष्य के प्रति समर्पित हों और एक दूसरे की सफलता में अपनी सफलता देखें। जब आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो आप न केवल अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं बल्कि अपने समूह के सभी सदस्यों की बुद्धि और ऊर्जा के स्वामी बन जाते हैं। अध्याय 10 कामेच्छा के रूपांतरण का रहस्य। ट्रांसम्यूटेशन का सरल अर्थ है एक तत्व या ऊर्जा के रूप को दूसरे रूप में बदलना। हिल बताते हैं कि कामेच्छा मानव मन की सबसे शक्तिशाली और प्रेरक उत्तेजना है। जब इस ऊर्जा को केवल शारीरिक अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रखकर इसे मानसिक और सृजनात्मक कार्यों की दिशा में मोड़ा जाता है, तो यह व्यक्ति को एक जीनियस में बदलने की क्षमता रखती है। यह अध्याय वासना को दबाने के बारे में नहीं, बल्कि उस असीमित ऊर्जा को सफलता, कला और व्यवसाय में निवेश करने के बारे में है। हिल के अनुसार एक जीनियस वह व्यक्ति है जिसने अपने मस्तिष्क की कार्यक्षमता को इतना बढ़ा लिया है कि वह सीधे असीमित बुद्धिमत्ता से विचार प्राप्त कर सकता है। महान लेखकों, कलाकारों और उद्यमियों की सफलता के पीछे उनकी उच्च कामुक ऊर्जा का हाथ होता है, जिसे उन्होंने अपने काम के प्रति जुनून में बदल दिया। जब यह ऊर्जा सृजनात्मक कल्पना के साथ मिलती है, तो व्यक्ति में उत्साह, साहस और दृढ़ता का संचार होता है, जो उसे औसत लोगों से अलग खड़ा करता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे सफल पुरुषों और महिलाओं के जीवन में एक प्रेरक शक्ति रही है। हिल का तर्क है कि जो लोग 40 से 50 वर्ष की आयु के बाद सबसे अधिक सफल होते हैं, वह वे हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने के बजाय उसे सार्थक उद्देश्यों में लगाना सीख लिया है।
यह ऊर्जा शरीर में एक चुंबकीय शक्ति पैदा करती है जिसे लोग पर्सनैलिटी के रूप में महसूस करते हैं। यदि इस शक्ति को बुद्धिमानी से निर्देशित किया जाए तो यह किसी भी पेशे में एक शक्तिशाली हथियार बन सकती है। हिल चेतावनी देते हैं कि कामेच्छा एक विनाशकारी शक्ति भी बन सकती है यदि इसे नियंत्रित नहीं किया जाए। जैसे एक अनियंत्रित नदी तबाही लाती है, लेकिन एक बांध के जरिए वही पानी बिजली पैदा करता है, वैसे ही यह ऊर्जा भी है। इसे प्रेम और रोमांस जैसी सकारात्मक भावनाओं के साथ जोड़ने पर यह व्यक्ति के जीवन में संतुलन और महान उपलब्धियां लाती है। अंततः यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपनी सबसे बुनियादी जैविक ऊर्जा को सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचने के लिए कैसे रिसाइकिल किया जाए। अध्याय 11 अवचेतन मन। अवचेतन मन एक विशाल डेटाबेस या उपजाऊ खेत की तरह है। इसमें वे सभी विचार, भावनाएं और अनुभव दर्ज होते हैं जो हमारी पांचों इंद्रियों के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। हिल के अनुसार अवचेतन मन दिन-रात सक्रिय रहता है और यह तर्क नहीं करता। यह केवल उन निर्देशों को स्वीकार करता है जो तीव्र भावना और विश्वास के साथ इसे दिए जाते हैं। यह मानवीय बुद्धि और असीमित ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता के बीच एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। सिर्फ शब्द अवचेतन मन को प्रभावित नहीं करते। इसे प्रभावित करने के लिए आपको सकारात्मक भावनाओं का उपयोग करना होगा। हिल ने 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाओं जैसे इच्छा, विश्वास, प्रेम, सेक्स, उत्साह, रोमांस और आशा और 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाओं जैसे डर, ईर्ष्या, नफरत, बदला, लालच, अंधविश्वास और क्रोध का वर्णन किया है। यदि आप अपने मन को सकारात्मक भावनाओं से नहीं भरते, तो नकारात्मक भावनाएं अपने आप वहां कब्जा कर लेंगी। सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्यों को भावनाओं के साथ मिलाकर अवचेतन को सौंपना होगा। एक बार जब कोई विचार अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाता है, तो वह उसे भौतिक रूप में बदलने के लिए योजनाएं और अवसर बनाना शुरू कर देता है। आपने अक्सर सुना होगा कि सोते समय या शांत बैठे समय अचानक कोई बेहतरीन आइडिया दिमाग में आता है। यह आपके अवचेतन मन का ही काम है। यह उन सभी संसाधनों और लोगों को आपकी ओर आकर्षित करने लगता है जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है। हिल कहते हैं कि आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि अवचेतन मन अपना काम कैसे करता है, बस आपको उसे सही इनपुट देना आना चाहिए। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे अच्छा समय रात को सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के तुरंत बाद होता है। इस समय मन शांत होता है और बाहरी शोर कम होता है। जब आप अपनी सफलता की तस्वीर को महसूस करते हैं और उसे वर्तमान काल में बोलते हैं, तो अवचेतन उसे सच मान लेता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने भाग्य के स्वामी बन सकते हैं यदि हम अपने अवचेतन मन में जाने वाले विचारों पर नियंत्रण करना सीख लें। अध्याय 12 मस्तिष्क यानी विचारों का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन। हिल ने मानव मस्तिष्क की तुलना एक रेडियो स्टेशन से की है। उनके अनुसार हमारा मस्तिष्क विचारों की लहरों को ब्रॉडकास्ट भी करता है और रिसीव भी। जिस तरह एक रेडियो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, उसी तरह जब हमारा मस्तिष्क किसी तीव्र इच्छा के कारण उच्च कंपन की स्थिति में होता है, तो वह ब्रह्मांड में तैर रहे सफलता के विचारों और समाधानों को पकड़ने में सक्षम हो जाता है। मस्तिष्क की इस क्षमता को सक्रिय करने के लिए 3 सिद्धांतों का मेल होना जरूरी है: अवचेतन मन, सृजनात्मक कल्पना और आत्मसुझाव। जब आप एकाग्रता के साथ किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी सृजनात्मक कल्पना एक रिसीवर की तरह काम करने लगती है, जो अन्य लोगों के दिमाग या असीमित बुद्धिमत्ता से आने वाले आइडिया को रिसीव करती है। यही कारण है कि मास्टरमाइंड समूह में बैठने पर अचानक नए विचार दिमाग में कौंधते हैं। हिल बताते हैं कि विचार केवल मानसिक छवियां नहीं है, बल्कि वे ऊर्जा के कंपन है। जब हम उत्साह, विश्वास या प्रेम जैसी सकारात्मक भावनाओं में होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के प्रसारण की शक्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत डर और चिंता हमारे मानसिक स्टेशन में शोर पैदा करते हैं, जिससे हम सही अवसरों और विचारों को नहीं देख पाते। सफल होने के लिए अपने मस्तिष्क को एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना अनिवार्य है।
यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि मानव मस्तिष्क दुनिया की सबसे जटिल और शक्तिशाली मशीन है। इसकी क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं। यदि हम इसे सही तरीके से उत्तेजित करना सीख लें, चाहे वह मास्टर माइंड के जरिए हो या गहन सोच के जरिए, तो हम उन समस्याओं के समाधान पा सकते हैं जो पहले असंभव लगती थीं। आपका मस्तिष्क ही वह यंत्र है जो अदृश्य विचार को दृश्य धन में बदलने की शक्ति रखता है। अध्याय 13, छठी इंद्री अर्थात बुद्धिमत्ता के मंदिर का द्वार। हिल के अनुसार छठी इंद्री अवचेतन मन का वह हिस्सा है जिसे सृजनात्मक कल्पना कहा जाता है। यह वह मानसिक अंग है जिसके माध्यम से मनुष्य असीमित बुद्धिमत्ता के साथ सीधे संपर्क करता है। इसे अक्सर अंतर्ज्ञान या प्रेरणा कहा जाता है। यह शक्ति आपके पास तब आती है जब आप पुस्तक के पिछले 12 सिद्धांतों को पूरी तरह समझ लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करने लगते हैं। यह वह अदृश्य रक्षक है जो आपको आने वाले खतरों से आगाह करता है और अवसरों के द्वार खोलता है। इस अध्याय में हिल ने एक बहुत ही अनोखे अभ्यास का वर्णन किया है। वे अपने मन में एक काल्पनिक परामर्शदाता सभा आयोजित करते थे जिसमें वे इतिहास के महान लोगों जैसे लिंकन, एमरसन, सुकरात, नेपोलियन आदि को अपना सलाहकार मानते थे। सोने से पहले वे कल्पना करते थे कि ये महान व्यक्ति उनके साथ बैठे हैं और उन्हें सलाह दे रहे हैं। इस अभ्यास से उन्हें वे विचार और समाधान मिले जो सामान्य तर्क वितर्क से संभव नहीं थे। यह तकनीक हमें सिखाती है कि हम महान चरित्रों के गुणों को अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं। छठी इंद्री की सबसे खास बात यह है कि यह प्रयास से नहीं बल्कि अवस्था से काम करती है। जब आपका मन डर, चिंता और संदेह से मुक्त होकर शांति और विश्वास की स्थिति में होता है, तब छठी इंद्री सक्रिय होती है। यह अचानक बिजली की तरह कौंधने वाले विचारों के रूप में काम करती है। सफल लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें यह निर्णय लेना चाहिए, यही छठी इंद्री है। यह आपको सही समय पर सही जगह होने और सही बात कहने की शक्ति प्रदान करती है। हिल स्पष्ट करते हैं कि छठी इंद्री को पूरी तरह समझना या समझाना कठिन है, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। यह सिद्धांत आपको एक मास्टर बनाता है। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो आप केवल धन ही नहीं कमाते, बल्कि आप जीवन के रहस्यों को समझने लगते हैं और एक गहरी मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम इस ब्रह्मांड की असीमित शक्तियों के साथ एक हो सकते हैं, बशर्ते हम अपने मन को उस स्तर तक प्रशिक्षित कर लें। अध्याय 14, डर के 6 भूतों को कैसे भगाएं। हिल तर्क देते हैं कि इंसान और उसकी सफलता के बीच सबसे बड़ी दीवार डर है। डर केवल एक मानसिक अवस्था है, और क्योंकि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए हम डर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हिल ने 6 बुनियादी डरों की पहचान की है जिनसे लगभग हर इंसान कभी न कभी जूझता है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब स्वास्थ्य का डर, किसी के प्यार को खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। इनमें से गरीबी और आलोचना का डर सबसे विनाशकारी है, क्योंकि ये व्यक्ति के पहल करने की क्षमता को मार देते हैं। यह अध्याय हमें संवेदना के बारे में भी चेतावनी देता है। अक्सर हम अपने आसपास के लोगों के नकारात्मक विचारों, शिकायतों और निराशाजनक बातों को अनजाने में अपना लेते हैं। हिल इसे 7वां बुनियादी बुराई कहते हैं। इससे बचने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने मन के दरवाजे नकारात्मकता के लिए पूरी तरह बंद कर दें और खुद को केवल सकारात्मक, रचनात्मक और सफल लोगों के प्रभाव में रखें। आपका दिमाग एक कीमती संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। सफलता के सभी 13 सिद्धांतों को सीखने के बाद, यदि आप डर के गुलाम बने रहते हैं, तो वे सिद्धांत काम नहीं करेंगे। हिल समझाते हैं कि आत्मविश्लेषण के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन सा डर आपको रोक रहा है। क्या आप फैसले लेने से डरते हैं? क्या आप दूसरों की राय को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहते हैं? एक बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं और उसे नाम देते हैं, तो उसकी शक्ति आधी हो जाती है।
दृढ़ इच्छाशक्ति का उपयोग करके आप किसी भी डर को साहस में बदल सकते हैं। पुस्तक का समापन इस शक्तिशाली विचार के साथ होता है कि आप अपने भाग्य के निर्माता और अपनी आत्मा के कप्तान हैं। ईश्वर या प्रकृति ने इंसान को केवल एक ही चीज पर पूर्ण नियंत्रण दिया है, और वह है उसका अपना विचार। यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप दुनिया की किसी भी भौतिक वस्तु या स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। यह अध्याय हमें एक चुनाव करने के लिए प्रेरित करता है। या तो हम अपने डर के गुलाम बने रहें, या इन सिद्धांतों को अपनाकर एक समृद्ध और सफल जीवन जिएं। तो दोस्तों, आपने अभी अभी उन 13 सिद्धांतों को सुना है जिन्होंने इतिहास के सबसे सफल साम्राज्यों की नींव रखी। लेकिन याद रखिए, ज्ञान तब तक सिर्फ जानकारी है जब तक वह अमल में नहीं लाया जाए। दुनिया ऐसे विद्वानों से भरी पड़ी है जो सब कुछ जानते हैं फिर भी असफल है। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान तो था, लेकिन दृढ़ता और एक्शन नहीं। नेपोलियन हिल ने आपको रास्ता दिखा दिया है, लेकिन उस पर चलना सिर्फ और सिर्फ आपको है। आज इसी वक्त खुद से एक वादा कीजिए। क्या आप उन डर के 6 भूतों के सामने घुटने टेक देंगे, या फिर अपनी तीव्र इच्छा की मशाल जलाकर अपनी किस्मत खुद लिखेंगे? भूल जाइए कि कल आपके साथ क्या हुआ था, भूल जाइए कि आपके पास कितने संसाधन हैं। एडविन सी बार्न्स के पास भी कुछ नहीं था सिवाय एक विचार के। आपके पास भी आज वो विचार है। इस ऑडियोबुक को सिर्फ एक बार सुनकर मत छोड़िए, इसे बार बार सुनिए जब तक कि ये सिद्धांत आपके खून में नहीं दौड़ जाएं। उठिए और अपनी उस सुव्यवस्थित योजना पर काम शुरू कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ उन्हें रास्ता देता है जो जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। याद रखिए, आप अपने भाग्य के विधाता हैं और अपनी आत्मा के कैप्टन। अगर यह सफर आपको पसंद आया, तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ साझा करें जिसकी जिंदगी आप बदलना चाहते हैं। अब जाइए और अपनी जीत की कहानी लिखना शुरू कीजिए। धन्यवाद।